नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। दोस्तों, सैनिक साथी वेलफेयर चैनल हमारे चैनल का नाम। और ईसीएचएस में बड़े बदलाव, आज की नई वीडियो का टॉपिक आप देख ही पा रहे होंगे। जो भी बड़े बदलाव किए गए हैं, मैं एक एक करके सारे बदलाव आपको बताऊंगा और वो टेबल भी दिखाऊंगा, जिस टेबल में सारे बदलाव जितने भी चेंजेस हैं सब मेंशन किए गए हैं और सबको डिटेल में बताऊंगा कि पहले क्या था और अब बदलाव करने के बाद जो नई नीति आई है, नया जो अपडेट आया वो क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में पूरी सच्चाई हम जानते हैं कि ईसीएचएस में क्या क्या नए अपडेट आए हैं। कोई भी आपके साथ कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी, बिल्कुल जेन्युइन जो भी है सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। नई ईसीएचएस नीति में 13 प्रमुख बदलावों को शामिल किया गया है, जो पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के लिए चिकित्सा सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाते हैं। हर बिंदु पर पुराने और नए नियमों में हुए बदलाव की विस्तार से जानकारी दी गई है। आइए इन बदलावों को एक एक करके समझते हैं। तो टोटल मिला के 13 जो बदलाव हुए हैं, 13 बदलाव किए गए हैं। और दोस्तों, आप इस बार वीडियो देख ही पा रहे होंगे, हमने मेहनत की है इस वीडियो के लिए, अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार किया है। आप लोगों को भी आसानी होगी, देखने में भी अच्छा लगेगा, आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, इस बार वीडियो काफ़ी अच्छी बनाई है मैंने अपने एंड से, तो मैंने बहुत अच्छा ट्राई किया। तो चलिए टेबल देख लेते हैं। हालांकि ये टेबल थोड़ा सा धुंधला आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप इसको देख पा रहे होंगे। और अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं प्रॉपरली, तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा ही। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक्सपेक्ट जैसे एक नंबर 1 है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में चेंज हुआ नंबर 1 पॉइंट में, तो पहला पॉइंट दिया गया है ओल्ड पॉलिसी करके, और फिर नई पॉलिसी क्या हुई है। तो ये सारी हम हिंदी में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ये तो इंग्लिश में लिखा है, कुछ मेरे भाई बंधु को इंग्लिश में समझने में दिक्कत होगी कि क्या चीज़ है, तो इसलिए मैंने ये हिंदी में पूरा प्रॉपर अपने ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवा के और अधिक जानकारी उसके बारे में भी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। पंजीकृत मोबाइल नंबर में बदलाव, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उसमें बदलाव। पुरानी नीति कहती है कि मोबाइल नंबर बदलने के लिए ओआईसी ऑफिसर इंचार्ज, ओआईसी यानी कि ऑफिसर इंचार्ज की स्वीकृति आवश्यक थी, जो प्रक्रिया को जटिल बनाती थी। और अब नई जो नीति आई है वो क्या कहती है कि अब मोबाइल नंबर को ओआईसी की स्वीकृति के बिना ही अपडेट किया जा सकता है। अब ओआईसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ओआईसी यानी कि ऑफिसर इंचार्ज की ज़रूरत नहीं है, उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यह परिवर्तन प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाता है, जिससे लाभार्थी को सेवाओं से जुड़े अपडेट आसानी से प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट आपने देखा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर था। अगला जो पॉइंट है वो तो यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप हमारे चैनल को, और मैं ये बार बार नहीं कहूँगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड चीज़, मूल पॉलीक्लिनिक पेरेंट पॉलीक्लिनिक में बदलाव। क्या बदलाव हुए हैं? पुरानी नीति क्या थी? पहले नए पॉलीक्लिनिक में स्थानांतरण के लिए पुराने और नए दोनों पॉलीक्लिनिक ओआईसी से स्वीकृति प्राप्त करनी होती थी। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहले ओआईसी की पहले बहुत ज़्यादा वैल्यू थी कि उनकी परमिशन के बिना कुछ हो भी नहीं सकता था। और जो सेकंड नई नीति आई है इसमें क्या है कि अब इस प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया है, जिससे केवल अनुरोध पर बदलाव स्वीकृत हो जाएगा। यह उन लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्थानांतरित होते हैं और उन्हें जल्दी उपचार की आवश्यकता होती है, यानी कि फ़ास्ट प्रोसेस करने के लिए ये जो नया स्टेप किया गया है, अपडेट किया गया है फास्ट प्रोसेस के लिए। अगला जो पॉइंट है रेफरल से रिगार्ड है। गैर मूल पॉलीक्लिनिक से संबद्ध रेफरल कर देते हैं हम जो अदर किसी पॉलीक्लिनिक में। तो पुरानी नीति के अनुसार गैर मूल पॉलीक्लिनिक से उपचार के लिए मूल पॉलीक्लिनिक ओआईसी से अनुमोदन लेना पड़ता था। नई नीति कहती है अब गैर मूल पॉलीक्लिनिक के ओआईसी द्वारा सीधे उपचार के संदर्भ को स्वीकृति दी जा सकती है, जिससे आपातकालीन और नियमित उपचार में तेज़ी आएगी। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे जितने भी अपडेट किए गए हैं वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो उपचार है, हम जो पेशेंट का जो इलाज है वो जल्द से जल्द हो सके। सारे पॉइंट्स इस चीज़ के लिए अपडेट किए गए हैं। संदर्भ की वैधता, अगला पॉइंट है संदर्भ की वैधता। पुरानी नीति में संदर्भ की वैधता केवल 30 दिनों की होती थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब जो नई नीति आई है, अब संदर्भ की वैधता 3 महीने यानी कि 90 दिन कर दी गई है।
इससे लाभार्थी को बार बार संदर्भ लेने की आवश्यकता नहीं होगी और वे अधिक समय तक चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं दोस्तों। एक बार मैं फिर से कहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो थोड़ी भी समझ में आ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ यूज़फुल है। पुरानी नीति थी, हर संदर्भ के तहत केवल 3 परामर्श की अनुमति थी। परामर्श की संख्या से रिगार्ड है कि हर संदर्भ के तहत केवल 3 परामर्श की अनुमति थी, जबकि नई नीति क्या कहती है कि अब एक संदर्भ के अंतर्गत 6 परामर्श की अनुमति दी गई है, जो 3 महीने की अवधि में होंगे। इससे अधिक बार बार विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त करने में आसानी होगी। मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि आसान प्रोसेस करने के लिए ही ये सारे अपडेट किए गए हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है नियमित जांच और छोटी प्रक्रियाएं। पुरानी नीति कहती है हर जांच या छोटी चिकित्सा प्रक्रिया के लिए नए संदर्भ की आवश्यकता होती थी, जबकि नई नीति जो नया अपडेट है उसमें क्या है कि अब 3 महीने की अवधि में नियमित जांच और छोटी चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए कोई नया संदर्भ लेने की आवश्यकता नहीं है, जिससे चिकित्सा सेवाओं में समय की बचत होगी। तो टाइम भी आपका बचेगा अगर प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर अब 400 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो चुके हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना प्यार दे रहे हैं हमारे चैनल को। और अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले की वीडियो पे 5000 से ज़्यादा व्यूज़ भी आ गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगला जो स्टेप है विशेष जांच के ऊपर है। पुरानी नीति कहती है कि CT, MRI और PET स्कैन जैसी विशेष जांच के लिए नए संदर्भ की आवश्यकता होती थी, और अब अपडेट के बाद अब विशेष जांच के लिए प्राप्त संदर्भ 3 महीने तक मान्य रहेगा, जिससे बार बार नए संदर्भ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो स्टेप है अस्पताल में भर्ती के लिए प्रक्रिया है। पुरानी नीति में अस्पताल में भर्ती के लिए संदर्भ अनिवार्य था। नई नीति अब अस्पताल में भर्ती के संदर्भ की वैधता भी 3 महीने तक बढ़ा दी गई है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में लाभार्थियों को सहूलियत मिलेगी। ठीक है दोस्तों, पहले अस्पताल में भर्ती के लिए संदर्भ अनिवार्य था, लेकिन अब संदर्भ की वैधता 3 महीने तक बढ़ा दी है। अगला जो है वो है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पुरानी नीति पहले यह प्रावधान केवल 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए था। नई नीति में यह 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों पर लागू होगा, जिससे अधिक वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख पा रहे होंगे जैसे थोड़ी बूढ़ी औरत की फ़ोटो भी हमने लगाई है, तो आप देख रहे हैं मेहनत कितनी करी गई है इस बार इस वीडियो के लिए। हमने एक एक स्लाइड अलग अलग से बनवाई है। ठीक है दोस्तों, सरकारी अस्पताल की परिभाषा, इसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। देखते क्या, यह परिभाषा कुछ सीमित सरकारी अस्पतालों तक ही थी, यानी कि कुछ सरकारी अस्पताल ही मेंशन थे, लेकिन नई नीति में अब एम्स जैसे INIs जैसे नॉर्थ ईस्ट संस्थान, टाटा मेमोरियल और अन्य प्रमुख सरकारी संस्थान भी शामिल किए गए हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा और बढ़ गई है। यानी कि पहले कुछ सीमित लिमिटेड जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उन तक की सेवा मिलती थी, लेकिन अब एम्स जैसे हॉस्पिटल्स भी शामिल किए गए हैं। INIs जैसे नॉर्थ ईस्ट संस्थान जैसे टाटा मेमोरियल और भी बड़े बड़े जितने भी सरकारी संस्थान हैं सारे शामिल कर दिए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में संदर्भ, नई नीति कहती है कि सरकारी अस्पतालों में परामर्श और प्रक्रियाओं के लिए संदर्भ अनिवार्य था, जबकि नई नीति क्या कहती है अपडेट के बाद कि अब सरकारी अस्पतालों में परामर्श, जांच और चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए कोई संदर्भ की आवश्यकता नहीं, किसी भी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाएगी। और गैर मूल पॉलीक्लिनिक में लाभार्थियों की रिपोर्टिंग, पुरानी नीति में भैया ऐसा था कि कोई रिपोर्टिंग तंत्र नहीं था। अब नई नीति के अनुसार जो लाभार्थी गैर मूल पॉलीक्लिनिक में जाते हैं उनके उपयोग की निगरानी की जाएगी। इससे सेवाओं को बेहतर प्रबंधन और संसाधनों का सही उपयोग हो सकेगा। पॉलीक्लिनिक पर निर्भरता रिपोर्ट, तो पुरानी नीति कहती है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। पुरानी नीति में पॉलीक्लिनिक की कोई भी निर्भरता रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी, लेकिन नई नीति में अब नई रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो हर पॉलीक्लिनिक पर निर्भरता और वहां पर मिलने वाली सेवाओं की जानकारी प्रदान करेगी। इससे संसाधन योजना में मदद मिलेगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो दोस्तों बस इतने पॉइंट्स थे, और आप देख सकते हैं जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं वो सारे इस टेबल के, जो ECHS पॉलिसीज अपडेट का टेबल है, और आप वेबसाइट भी देख पा रहे होंगे www.esmcorner.com। इस वेबसाइट पर जाकर आपको ये ओरिजिनल PDF मिल जाएगी। दोस्तों इसमें
लेटर नंबर सारी चीज़ें आपको डिटेल सारी दी गई है। ये 2 सितंबर का ये जो टेबल है ECHS के बदलाव का, आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और इस जो टेबल का स्क्रीनशॉट आप लेके जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं मैच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसा मतलब मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है सब इस टेबल के बेसिस पर बताया है। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की वीडियो, और धन्यवाद आपको सैनिक साथी वेलफेयर चैनल पर आने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।